एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितने लोगों को याद है, बताइए क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ एंगल एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन and contact force when object is just about to move on horizontal surface। मान लो कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आ रहा है, बाहर से मैंने कोई अप्लाइड फोर्स लगा, तो जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, मान लो म्यू इंटू एन। हाँ मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक तो नहीं लगेगा क्योंकि अबाउट टू मूव में है। नॉर्मल ऊपर, हाँ, mg नीचे। अब जरा बताना कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बताना। देखो मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लग रहा और फ्रिक्शन लग रहा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से ही नॉर्मल आया और कॉन्टैक्ट की वजह से फ्रिक्शन आया, तो इन दोनों के वेक्टर सम को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, याद रखना, अगर तुमसे पूछ रहा ना कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछ रहा ना कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो याद रखना, याद रखना, नॉर्मल, क्या बेटा, नॉर्मल और फ्रिक्शन के, नॉर्मल और फ्रिक्शन के वेक्टर सम को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो नॉर्मल का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मान लो किसी कंडीशन में, अब मान लो किसी कंडीशन में ये अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आ गया, तो कॉन्टैक्ट फोर्स किधर होगा सर? ये फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल, इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स ये होगा। और इस कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में जो थीटा एंगल होता है उसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सर ये थीटा कैसे निकाले? एक आप बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, उसी का रिजल्टेंट है क्या? हाँ। तो ट्रायंगल लॉ से मैं कह सकता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बना है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे भाई यही तो है, पीछे की तरफ एरो, तो इसको मैं पैरेलल में यहाँ शिफ्ट कर दूँ, हाँ, तो tan थीटा बराबर हो तो क्या होगा? अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये लिमिटिंग, इसी का तो वेक्टर सम आए हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, वही तो समझा रहा था मैं। हाँ, तो tan थीटा बराबर होगा FL बटा नॉर्मल। FL क्या होता है सर? FL होता है म्यू एन बटा एन इज इक्वल टू tan थीटा। तो एन से एन कटेगा, थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स म्यू। इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट tan इनवर्स म्यू। फोर्स नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट क्या है? तो देखिए मान लीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, उस पे ब्लॉक एम रख दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? थीटा है, ठीक है। ओके सर, अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया कि इसका एफबीडी बनाया। तो एफबीडी बनाओगे तो सी सर नीचे लगेगा M1 mg, हाँ लगेगा। इधर mg का एक कंपोनेंट लगेगा mg साइन थीटा, हाँ लगेगा। इधर एक mg का कंपोनेंट लगेगा जिसको हम mg कॉस थीटा कहेंगे, हाँ सर लगेगा। इधर नॉर्मल लगेगा, हाँ सर लगेगा। अब कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है सर? इंक्लाइंड है। कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है? इंक्लाइंड है। अब इस कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसको चलने से रोकेगा। तो सर इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? इस फ्रिक्शन की वैल्यू तो डिपेंड करता है कि mg साइन थीटा से इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मतलब रोक के रखने की औकात, रोक के रखने की औकात mg साइन थीटा से ज्यादा है। रोक के रखने की औकात mg साइन थीटा से ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा जान लगा के रोक के रख सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखे रहेगा तो mg साइन थीटा स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। लेकिन सर ये जिसकी औकात कम हो और mg साइन थीटा ज्यादा हो तो स्लाइड कर जाएगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सर ये लिमिटिंग जो औकात होती है वो कितनी होती है? म्यू एन के बराबर होती है। और सर इंक्लाइंड प्लेन पे जो एन है वो तो mg cos थीटा होगा। इंक्लाइंड प्लेन पे जो एन है, इंक्लाइंड प्लेन पे जो एन है, यहां पे देखिए, इंक्लाइंड प्लेन पे जो एन है वो mg cos थीटा के बराबर होगा। सर आपने एक सवाल में सीरो फोर्स वाले में mg बटा cos थीटा बताया था, वो तब जब इंक्लाइंड प्लेन एक्सिलरेटेड था,
यहां पे क्या कोई इंक्लाइन प्लेन एक्सिलरेटेड है? नहीं, यहां पे इंक्लाइन प्लेन एक्सिलरेटेड नहीं है। तो सर एन बराबर एम जी कॉस थीटा, हाँ ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन हम देखेंगे। तो एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो सर ये बराबर होंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, अगर इससे ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। तो यहां पे हमें क्रिटिकल कंडीशन डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ये होता है इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर अ रफ इंक्लाइन प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल सच दैट ब्लॉक केप्ट ऑन इट रिमेन्स एट रेस्ट। ये मैक्सिमम एंगल है, देखो ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेयर ऑब्जेक्ट केप्ट एट रेस्ट। उससे ज्यादा एंगल रखूंगा तो चल जाएगा। तो मान लो कि एंगल ऑफ रिपोज इसका अल्फा है, जैसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, जैसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, चल मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लो 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 ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे ये ब्लॉक हमने रख दिया। सर ब्लॉक रख दिया ठीक है, ये ब्लॉक रख दिया ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन तो नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हाँ। अब धीरे धीरे इसकी इंक्लिनेशन बढ़ाता हूँ। क्या इंक्लाइंड हो गया? हाँ। क्या ऑब्जेक्ट चला? नहीं। क्या इंक्लाइंड हो गया? हाँ। ऑब्जेक्ट चला? नहीं। क्या इंक्लाइंड हो गया? हाँ। ऑब्जेक्ट चला? नहीं। तो अब ऑब्जेक्ट चल गया। तो जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जैसे मान लो ये कप है, जैसे मान लो ये कप है, जैसे मान लो ये कप है, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हाँ सर है। चल रहा है? नहीं। चल रहा है? नहीं। चल रहा है? नहीं। चल रहा है? नहीं सर, चल गया। तो जिस एंगल पे चलना शुरू कर देता है ना उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जिस एंगल पे चलना शुरू करता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन mg sin थीटा इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, क्योंकि जस्ट चलने के कंडीशन में लिमिटिंग केस होता है। तो सर लिमिटिंग केस में इसका फ्रिक्शन म्यू एन लगेगा, हाँ लिमिटिंग केस में। तो उस केस में mg sin थीटा बराबर म्यू इंटू एन की वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा। तो एन की वैल्यू हम लिखेंगे mg cos थीटा। तो सर इसको अगर सॉल्व किया जाए mg से mg कटेगा और साइन थीटा बराबर आएगा म्यू कॉस थीटा। कॉस को हम इधर ले जाते हैं तो म्यू बराबर tan थीटा आ रहा। तो एंगल ऑफ रिपोज सर थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा ही हमने ले लिया, थीटा रखो, तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स म्यू। सर ये न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ रहा। क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला एग्जैक्टली यही था? हाँ सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला लगभग लगभग यही था। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला यही था, एंगल ऑफ रिपोज का भी फॉर्मूला यही है। सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या फर्क है? बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस से डिफाइंड है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल एंड कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल एंड कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल है, जबकि एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जहां पे ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव होता है। तो दोनों चीजें फिजिकली अलग है, दोनों चीजें फिजिकली अलग है, बट न्यूमेरिकली दोनों का फॉर्मूला सेम है। अरे होते हैं भाई, देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज क्या है? वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहां पर ऑब्जेक्ट अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आता है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहां पे ऑब्जेक्ट अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आता है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल और कॉन्टैक्ट के बीच का एंगल है जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अबाउट टू मोशन में आता है। हाँ। तो दोनों फिजिकली सेम है कि अलग? फिजिकली अलग है, फिजिकली अलग है, लेकिन 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 न्यूमेरिकली दोनों सेम है। तो सर यहां से एक बात बताओ, आपने नीचे वाला mg sin थीटा जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स की औकात को बराबर किया, तो अगर mg sin थीटा जो चलाना चाह रहा और ये रोकना चाह रहा, इनकी औकात को बराबर किया तो म्यू बराबर tan थीटा आ गया। हाँ अब मैं तुम्हें mr स्टार दूंगा, ये क्या होता है?
ये जोरदार चीज होता है। इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन करने का एक खतरनाक मेथड। मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, म्यू दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तुमसे एक्सीलरेशन फ्रिक्शन कुछ पूछ रहा, तुम कुछ मत निकालो, तुम बस ये देखो कि अगर म्यू बराबर tan थीटा है तो सही, तो क्रिटिकल एंगल है, हाँ, तो ऑब्जेक्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, अबाउट टू स्लाइड होगा, ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं। अगर अगर मैं तुमसे बोलूं कि म्यू की वैल्यू ज्यादा है और tan थीटा कम है, मैं ना तो mg sin थीटा ना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को कंपेयर कर रहा, ना तो मैं mg sin थीटा और ना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को कंपेयर कर रहा, मैं तुमसे कहूंगा कि म्यू और tan थीटा को कंपेयर करो। अगर म्यू बराबर tan थीटा, एक बात बता, म्यू क्या है सर? फ्रिक्शन। क्या करता है? रोकता है, रोकता है। और tan थीटा चलाता है। तो tan थीटा थोड़ी ना चलाता है, साइन चलाता है। अब साइन को नीचे कॉस से ले गए थे भाई साहब, mg sin थीटा चलाना चाहता है, हाँ, और म्यू mg cos थीटा क्या चाहता है? रोकना चाहता है। म्यू mg cos थीटा क्या चाहता है? रोकना चाहता है। ये कॉस ऊपर ही नीचे लाऊंगा तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? tan। तो tan चलाना चाहता है, म्यू रोकना चाहता है। क्या बात समझ में आ रहा? कौन चलाना चाहता है? tan चलाना चाहता है, चलाना, चलाना, मोशन में लाना चाहता है, मूव कराना चाहता है, और म्यू रोकना चाहता है। बताओ ये चलेगा कि रुकेगा? सर रेस्ट में रहेगा। अगर म्यू ज्यादा है तो रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा तो एक्सीलरेशन जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो तो चाहे कोई सी भी कंडीशन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड के बराबर होता है। यहां पे अप्लाइड फोर्स क्या है सर? यहां पे जो चलाने की टेंडेंसी रखता है ऊपर, फ्रिक्शन चलाने की टेंडेंसी mg sin थीटा रखता है। अगर चलाने की टेंडेंसी mg sin थीटा लगता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के बराबर होगा। और नॉर्मल क्या था सर? mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो एक बात बताओ, कांटेक्ट कितना हो जाएगा? कांटेक्ट इन दोनों का वेक्टर सम, नॉर्मल और फ्रिक्शन का वेक्टर सम। नॉर्मल और फ्रिक्शन का वेक्टर सम यहां पे निकालेंगे तो साहब ये mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, mg स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, mg स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो सिंपल mg ही तो आएगा। अरे भाई साहब ये भी पूछते हैं, हाँ, जोरदार। अच्छा, बढ़िया है ये तो, याद रखना इसको। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब तक कांटेक्ट फोर्स mg के बराबर रहेगा। और केस 3 देखिए, तो केस 3 क्या बताओगे? म्यू tan थीटा को कंपेयर करना है। अगर म्यू कम tan थीटा ज्यादा, ऑब्जेक्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? अब सी बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में है तो नीचे एक्सेलरेट करेगा, नीचे एक्सेलरेट करेगा, तो नीचे उसको लेके कौन जा रहा? तो नीचे लेके जा रहा है mg sin थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बटा मास mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा बटा मास। ये एक्सेलरेशन आएगा अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो। क्यों बेटा? नीचे mg cos थीटा है, नीचे आपका mg cos थीटा है, और ऊपर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एन। एन की वैल्यू क्या रखेंगे? mg cos थीटा। अरे हाँ, तो एक्सेलरेशन तो एक ही केस में आएगा, हर केस में थोड़ी ना एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन एक ही केस में आएगा कि हर केस में एक्सेलरेशन आएगा? तो एक्सेलरेशन तभी आएगा, एक्सेलरेशन तभी आएगा जब tan थीटा की वैल्यू बड़ी होगी। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब tan थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, और तब इतना एक्सेलरेशन आएगा। उस केस में फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होता है। अच्छा, तभी नीचे mg, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलत किया लेकिन यहाँ ठीक लिखा है, नीचे mg sin थीटा। आई एम सॉरी बेटा, नीचे mg sin थीटा।